हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मेरे बारे में पता ही है कि चीज़ों को किस प्रकार आसान करके मैं आप सभी के सामने लाता हूं, और उसी में आज मैं बातें करूंगा चैप्टर 4 के बारे में। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री का एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार चीज़ों को आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है। लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट्स देखे थे और वो जो कमेंट्स थे रेलिवेंट भी थे मेरे इस वीडियो को लेकर के, और वो कुछ इस प्रकार थे क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे और इवन मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर अगर लाइव चलता तो ज़्यादा मज़ा आता। तो खैर वो भी बात सही है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से चीज़ें कुछ दिनों के लिए इसी प्रकार चलेंगी। तो आई होप ये जो डाउट हैं अब आप लोग ये कमेंट ना करिएगा, क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन आप सभी को दिया। इसी के साथ ही फ़ैन पेजेस का शुक्रिया जो कि मेरे हर वीडियो पे बनते आ रहे हैं, कमेंट्स करते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, चीज़ों को एक बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो अब चीज़ों की शुरुआत करवाता हूं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा किस प्रकार चीज़ें आगे चली थीं। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th के प्रश्नों का हल, चैप्टर 4 हिस्ट्री यानी इतिहास। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि बुक्स वगैरह को लेकर के अब किसी के मन में कोई सा भी डाउट नहीं होगा कि सर एनसीईआरटी कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, या फिर अगर कोई और किताब को फॉलो करते हैं मेडिवल के लिए, मध्यकालीन के लिए, तो वो कितना लाभदायक है। इन सारी चीज़ों पे मैंने आप सभी से बातें करी थी और मैं ये आशा करता हूँ कि अभी के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करें, क्योंकि एनसीईआरटी एक हमारा बेस के फॉर्म में आता है और इसी बेस के ऊपर आप कितने भी मंजिलें खड़े कर सकते हैं, कितने भी मकान खड़े कर सकते हैं, वो गिरेगा नहीं। कहने का मतलब ये, अभी स्टार्टिंग में ही अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स पे हाथ लगाया एनसीईआरटी को छोड़ करके, तो ज़रा देखिएगा चीज़ें आप सभी को समझ तो आ जाएंगी लेकिन एग्ज़ाम से पहले याद नहीं रह जाएंगी। उसका रीज़न ये उठ करके आता है कि जो एनसीईआरटी के अलावा जितनी भी किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स की बातें करी जाए तो वो कहने का मतलब ये है कि सपोज़ करिए मोटी मोटी किताबों से आप हाईलाइट करके, चीज़ों को अंडरलाइन करके एक जगह पर निकाल करके अपने नोट्स को फॉर्म करेंगे या फिर अपने नोट्स का फॉर्मेशन करेंगे। चीज़ें खुद ब खुद ही इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि एग्ज़ाम से पहले आप खुद कहिएगा कि सर ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म करेंगे। उस सवाल के लिए, उस सवाल पूछने से पहले मैं आप सभी को यही चीज़ क्लियर करता आ रहा हूँ और अभी फिर भी क्लियर करूँगा कि आप लोगों को उन सब पार्ट को लेकर के कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल यही मैं कहूँगा, जब सूरज हो साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक सवाल उठ करके आ जाता है कि सर टेस्ट सीरीज़ कहाँ पे फॉलो किया जाए। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अपना सोर्स है, एक ही अपना प्लेटफॉर्म है ओटीपी का, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस के नाम से, और ये बेस्ट प्लेटफॉर्म अब तक माना गया है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ये बेस्ट प्लेटफॉर्म उभर करके आ रहा है तो कुछ रीज़न्स ज़रूर रहे होंगे जिस वजह से ये बेस्ट उभर करके आ रहा है। रोज़ रोज़ चीज़ें अपडेट हो रही हैं, रोज़ रोज़ नए क्वेश्चंस पे बातें किए जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें दिखाती हैं, यही सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि जो ओटीपी का प्लेटफॉर्म है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस का जो प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल भी है। इस ऐप की अगर मैं बातें करूं तो ये ऐप आपको सिंपली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ ओटीपी टाइप करिएगा, चीज़ें आपको खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। कैसे करना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे मैंने बातें कर रखी हैं। क्यों करना है इस पे मैं आप सभी से बातें कर रहा हूँ। और इसी के साथ जो चैप्टर है, चैप्टर 4, इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ों को किस प्रकार हमने धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। यानी कि अध्याय 1 चैप्टर 1 में हमने चीज़ों की शुरुआत करवाई थी, फिर उसके बाद नए राज्य आए थे, दिल्ली के सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे द मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल साम्राज्य को लेकर के। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ें किस हिसाब से आगे चल रही हैं, किस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें बेस्ट चल रही हैं और आपकी जो तैयारी है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। मैं हमेशा नेगेटिव लोगों की बातें करता हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और
चीज़ों को पॉजिटिव में लेकर के आगे बढ़ता हूँ, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में चीज़ों को आगे लेकर के आगे जाता हूँ मैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी आप यही देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी हम क्वेश्चंस पर ही डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कुछ टॉपिक नहीं समझाया, मैंने इसके रिलेवेंट में कुछ करंट पे बातें नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके समझ बहुत कुछ आया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की शुरुआत करते हुए अब मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि अब हमारे जो हिस्ट्री में मुग़ल आ चुके थे, और मुग़ल कैसे आए थे, क्यों आए थे, और उनके जो लेक्चर होंगे वो कहाँ मिलेंगे, किन किन किताबों को हम फॉलो करके चीज़ों को आगे लेकर के जा सकते हैं, उसके लिए एकमात्र सॉल्यूशन मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। तो अब ज़रा हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। इसमें मैंने आंसर को भी डाला ही है, क्योंकि आप लोगों की ही तरफ से ये पूछा गया था कि सर आप जो लिखते हैं वो पूरा लिखिए, क्योंकि चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी एनसीईआरटी उन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा होगा। तो पहले में डैश काबुल हुआ करता था, दूसरे में बीजापुर और गोलकोंडा, तीसरे की ही मैं बातें करूं तो हमारे सामने कैवलरी मैन, चौथे की मैं बातें करूं तो सुले कुल्क, और उसी के साथ हिंदी में भी देखा जाए तो कुछ इसी प्रकार यही सारी चीज़ें उभर करके आई थी। अब ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और ज़रा ध्यान देते जाइएगा चीज़ें किस हिसाब से आगे बढ़ती जा रही हैं। द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हाकिम अकबर्स हाफ ब्रदर वॉज काबुल। तो जो इसका आंसर उभर करके आएगा वो काबुल हो जाएगा। अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम की राजधानी काबुल थी। उसी के बाद 5 दक्कन सल्तनत बरकरार खानदाश अहमदनगर डैश एंड डैश थे। तो उसका आंसर अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा हो जाएगा। इफ़ जात डिटरमाइन अ मनसबदार्स रैंक्स एंड अ सैलरी, सवार इंडिकेटेड हिज कैवलरी मैन, यानी घुड़सवारों को वो इंडिकेट करता था। अकबर के मित्र और सलाहकार अबुल फजल ने डैश के विचारों को तैयार करने में उसकी मदद की, ताकि वो कई धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाजों पर शासन कर सके। तो हम ये कह सकते हैं, अबू फजल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये अकबर के दोस्त हुआ करते थे और इवन ये सलाहकार के तौर पर उभर करके आए थे। उन्होंने सुले कुल में सारी चीज़ों का वर्णन किया है, और किस हिसाब से एक अच्छे जो सिटी है या फिर अच्छा एक राज्य है या फिर अच्छा एक शासन है उसको बरकरार रखने के लिए चीज़ें किस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को बताया है। और इवन अकबर को सलाहकार के तौर पे हर एक जगह पर हेल्प करी है। और अकबर, अगर सपोज़ करिए अकबर महान राजा उभर करके हमारे सामने आया था, क्योंकि अगर हम मुग़लों की बातें करें तो हम सिर्फ बाबर को, अकबर को और लेटर औरंगजेब को जानते हैं। लेकिन सबसे अच्छी नीति या फिर सबसे अच्छे प्रशासन की अगर बातें करी जाए तो वो अकबर की होती थी। और वो क्यों होती थी? क्योंकि वो हर एक इंसान को साथ लेकर के चलता था। वो ना धर्मों में विश्वास करता था, ना भाषाओं में विश्वास करता था, ना कल्चर में विश्वास करता था। बस चीज़ों को मेंटेन करके आगे बढ़ाना उसका काम था, जिस वजह से चीज़ों को काफ़ी अच्छे से उसने हैंडल करा था, यानी चीज़ों को अच्छे से उसने समेटा था। और किस प्रकार जो बाहर के लोग हुआ करते थे उन्होंने अपना इंडिया में परचम लहराया था। अब अगर आगे की मैं बातें करूं तो ज़रा क्वेश्चन देखिएगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है लेकिन छोटे छोटे में ही लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, क्योंकि मैं बायलिंगुअल ही पढ़ाता हूँ। और सपोज़ करिए मैं भाषा को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं करता हूँ, हिंदी हो इंग्लिश हो, कहिएगा तो और किसी लैंग्वेज में भी बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यही 2 मीडियम हमारे सामने उभर करके आए हैं, जो कि हिंदी जिनके मीडियम हैं वो एक अपने आप को काफ़ी लो फील कर रहे हैं। तो उनसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अपनी मेहनत को कुछ इस हिसाब करिए साहब, अपनी मेहनत को कुछ इस हिसाब से करिए साहब कि जो इंग्लिश मीडियम के भी जो लोग हैं ना वो आपसे डर करके पीछे हट जाएं। अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, अपने कामों पे विश्वास रखिए, अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखिए, अपने डायरेक्शन पे विश्वास रखिए, अपने स्ट्रैटेजीज़ पे विश्वास रखिए, तरीक़ों पे विश्वास रखिए। और वही एक दिन देखिएगा आप लोग जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे ऊपर रैंक आप ले करके बैठिएगा। तो अब ज़रा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते जाइएगा।
व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स, यानी मुगल के नियंत्रण में केंद्रीय प्रांत कौन कौन से हुआ करते थे। तो द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स वर बंगाल, बिहार, चित्तौड़, दक्कन, दिल्ली, गुजरात, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, उड़ीसा एंड सिंध। यानी मुगल के नियंत्रण के केंद्रीय प्रांत बंगाल, बिहार, चित्तौड़, दक्कन, दिल्ली, काबुल, गुजरात, मेवाड़, मारवाड़, उड़ीसा और सिंध हुआ करते थे। वॉट वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मनसबदार और जागीर के बीच क्या संबंध हुआ करते थे। तो मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स विच वर कॉल्ड जागीर, यानी कि मनसबदार को उनका वेतन राजस्व असाइनमेंट के रूप में मिलता था, जिसे जागीर कहा जाता था। मनसबदारों को अपनी जागीरों में रहने या प्रशासन करने की अनुमति नहीं थी, उनके पास केवल अपने असाइनमेंट के राजस्व का अधिकार था, जो उनके सेवक द्वारा उनके लिए एकत्रित किया जाता था, जबकि मनसबदार स्वयं देश के किसी अन्य हिस्से में सेवा करते थे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, द मनसबदार्स वर नॉट अलाउड टू रिसाइड और administrate their jagirs. They only had the rights to revenue of their assignment, which was collected for them by their servants, while the mansabdars themselves served in some of the part of the country. अब देखिए ज़रा हुआ था क्या, ये रैंक उभर करके हमारे सामने आया था, और ये जो सारे रैंक है ये पहली बार लोगों ने देखा था। यानी अगर भारत की ही बातें की जाए तो पहली बार इन सारी चीज़ों का जिक्र हमारे सामने उभर करके आया था। मनसबदार क्या होता है, जागीर क्या होता है, आप लोग एक बार समझ करके देखिएगा एनसीईआरटी में। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन से तो समझ आ ही गया होगा कि किस प्रकार चीज़ें चली थी, फिर भी अगर ना आया होगा तो एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा। उसके बाद अगर डाउट उभर करके आता है तो कमेंट सेक्शन तो भर दीजिएगा। इसी के बाद, हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए भू राजस्व से होने वाली आय कितनी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। इस चीज़ का वर्णन अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा भी किया गया है कि अगर सपोज करिए एक एरिया को एक अच्छे वे में लेकर के जाना है, उसे विकसित करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ का इनकम, वहाँ का जो टैक्स उभर करके आता है। और इसी टैक्स के साथ कितने ही खिलवाड़ किए गए हैं। किसी को पूरा ही टैक्स देने की ज़रूरत थी, किसी को कुछ कुछ टैक्स देने की ज़रूरत थी, किसी को टैक्स भी देने की ज़रूरत नहीं थी। तो यही हम अलग अलग काल में देखते आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर जो टैक्स पे, लैंड रेवेन्यू पर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हुआ करता है, क्योंकि अब जो लोग बाहर से हमारे इंडिया में राज करने के लिए आ रहे हैं तो वो कुछ अपने साथ तो लेकर के नहीं आ रहे हैं, और इवन अगर जो लेकर भी आ रहे हैं तो लड़ाई के दौरान, चीज़ों को स्टेबल करने के दौरान जो उनके संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी का ही यूज़ तो ब्रिटिशर्स ने भी करा था। वो जो लेकर के आए थे, यहाँ से ले जाते थे, फिर उसके बाद इधर उधर करके चीज़ों को किस प्रकार ऊपर नीचे किया था, ये सारी चीज़ें हम आधुनिक भारत में यानी मॉडर्न इंडिया में देखेंगे। चीज़ों को रिलेट करने का, चीज़ों को करंट से जोड़ने का काम मेरा है, और इसमें मैं माहिर हूँ। आप सभी को पता ही है चीज़ें किस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। और इवन अगर प्राचीन भारत की ही बातें हो रही हैं तो उसमें मेडिवल में, मध्यकालीन की जितनी भी चीज़ें आती हैं, आधुनिक की जितनी भी चीज़ें आती हैं, मैं उसको करवाने में साथ साथ विश्वास रखता हूँ। इससे होता है क्या कि आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो चीज़ें आप लोगों को खुद ब खुद रिलेशन एक लगेगा कि ये जो रिलेशन है ये किसके रिलेटेड है, और किस प्रकार चीज़ें आगे बढ़ी थी। What was the relationship between the मनसबदार and the जागिर, यानी कि आदमी सरकार और जागिर के बीच क्या संबंध थी। तो आई थिंक ये पिछले ही क्वेश्चन का थोड़ा सा रिलेशन है और ये रिपीट हो गया है शायद क्वेश्चन, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक बार और कर लेते हैं। अब मनसबदार्स वर द नोबल्स और द रैंक होल्डर्स, यानी कि मनसबदार कुलीन या रैंक के धारक हुआ करते थे। They were not paid salaries. Instead, they were given to the right to collect
रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड ग्रांटेड टू देम, यानी कि जो ज़मीन उन्हें दी गई है उनसे ही वो कर वसूल करके एज अपनी सैलरी रखते थे और चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। दीज लैंड वर कॉल्ड जागिर, और उस लैंड को हमने जागिर का नाम दिया है। बी पॉइंट में ज़रा ध्यान दीजिए, ऑफन मनसबदार हैड टू सर्व आउटसाइड देयर जागिर्स, देयर फॉर द रेवेन्यू फ्रॉम देयर जागिर्स वॉज कलेक्टेड बाय देयर सर्वेंट्स, यानी कि अक्सर मनसबदारों को अपनी जागीरों के बाहर काम करना पड़ता था, इसलिए उनके जागीर के राजस्व उनके नौकरी द्वारा वसूले जाते थे या वसूली की जाती थी। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इससे दो क्वेश्चन मैंने सेम करवाया है, लेकिन जो आंसर थे वो मुझे हल्का फुल्का इधर उधर लगा था। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें अगर एक तरह से भी हमारे सामने उभर करके आती हैं, लेकिन उनको अलग अलग नाम देना, उनके अलग अलग काम के हिसाब से उनको जो उनका डेफिनेशन है वो लिख देना, इससे चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती जा रही हैं। इवन अभी भी अगर मैं आप सभी से बात करूं, ज़रा बताइए दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश उभर करके आई थी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कल की ही वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और आप सिर्फ अभी इतना ही बता सकते हैं, और इतना ही बहुत ज़रूरी है। SKTSL क्या शॉर्ट फॉर्म था, इसके लिए पिछले वीडियो को आप देखिए और चीज़ों को आराम से समझने की कोशिश करिए। तो चीज़ें जितनी बार रिपीट होती जाएंगी ना, चीज़ें जितनी बार रिपीट होती जाएंगी हमारे सामने उभर करके और अच्छी से आती जाएंगी। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। द मुगल एम्पायर लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द subcontinent in the varieties of ways. Find out if had any impact in the city, village or the region in which you live. ये थोड़ा मतलब करंट से क्वेश्चन लग रहा है। मुगल साम्राज्य ने उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर भिन्न प्रकार से अपनी प्रभाव छोड़ा था। पता लगाइए कि क्या क्या आप जिस शहर या गांव या क्षेत्र में रहते हैं उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ा था क्या। तो हम लोग अभी हैं दिल्ली में, और दिल्ली आप सभी को पता ही है कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, कितना इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है हमारे इतिहास में। तो जो क्वेश्चन है दिल्ली को ही लेकर के बातें किए करता हूँ मैं, क्योंकि इसके अलावा कहीं और की बातें करी जाए तो हो सकता हो वहाँ पर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, या फिर वहाँ पे मुगल के टाइम पे वो जगह हो भी ना। तो जिस वजह से दिल्ली को उठाया है, तो इट वाज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर, यानी दिल्ली आपकी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। द एम्पायर चेंज द फेस ऑफ द सिटी। We see Red Fort, Chandni Chowk, Jama Masjid, Humayun's tomb, the Mughal garden, etc. in the city. They were the contribution of the Mughal empires who made the city so rich and colorful. ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाल किले की बात कही गई है, यहाँ पे चांदनी चौक की बातें कही गई हैं, यहाँ पे जमा मस्जिद की बातें कही गई है, यहाँ पे हुमायूं का मकबरा के बारे में बातें कही गई हैं, इवन मुगल गार्डन की भी बातें की गई हैं। और ये सारी चीज़ें यही दिखाती हैं कि शहर को समृद्ध और रंगीन बनाया था, जिसका कहने का मतलब ये है, आप सभी को पता ही होगा। ये सारी चीज़ें मैं आर्ट एंड कल्चर की भी क्लास में डिस्कस करूंगा, बट एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जो हिंदू टेम्पल बना करते थे वो कुछ इस प्रकार से बना करते थे। यहां पे फ्लैग हुआ करता था। जो मुस्लिम टॉम या फिर जो आपके मस्जिद हुआ करते थे वो कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे। इनके अपने अलग अलग नाम हैं। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करवाऊँगा, और इवन इससे ये भी हम सिग्निफाई कर सकते हैं कि ये जो प्लेस हुआ करता था किस जाति से बिलोंग करता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को अभी सिर्फ क्वेश्चन के ही हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ भी रही होंगी। इसी के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं हु वर मुगल्स। सबसे पहला क्वेश्चन, और इवन मुझे लगता है कि जब मैंने आप सभी को चैप्टर का नाम ही बताया होगा कि आज हम पढ़ेंगे मुगल के बारे में, द मुगल एम्पायर के बारे में, तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में यही उभर करके आएगा कि मुगल आखिर थे कौन, या फिर किन लोगों को हम मुगल कहते थे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आप सभी से अभी पूछता हूं कि बताइए मुगल कौन हुआ करते थे, कहां से आया करते थे, या फिर ये जो एक्चुअल मुगल है ये कौन हुआ करते थे, तो आप लोग सीधा कहेंगे बाबर, औरंगजेब, हुमायूं वगैरह वगैरह, जो भी सारे आए थे राजा या फिर आपके बादशाह, तो आप कुछ इस प्रकार नाम दीजिएगा। बट ओरिजिनली जो मुगल हैं वो कौन हुआ करते थे और वो क्या हुआ करते थे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। मुगल वर डिसेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineage of the rulers from their mother
mother's side, they were the descendants of the Genghis Khan, died in 1227. ज़रा ध्यान दीजिएगा, मुगल शासकों के दो महान वंश के वंशज हुआ करते थे। उनकी माता की ओर वो चीन हुआ करते थे और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मंगोल शासक चंगेज़ खान के वंशज हुआ करते थे। फिर उसी के बाद देखा जाता है अपने पिता की ओर से वो ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। इवन बाबर भी जब इंडिया आया था तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कही थी कि मैं तैमूर का मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं हीयर हूँ, HEIR। आप लोगों को आइडिया होगा ये शब्द क्यों हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद भी जब मुग़ल जब ख़त्म हो गए थे 1707 के आसपास, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो बाकी जितने भी हमारे सामने रूलर्स उभर करके आए थे तो वो अपने आप को तो मुग़ल बताते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद हुआ था क्या, जो भी मुग़ल हमारे सामने उभर करके आए थे उनका कोई जो एक कह सकते हैं कि एग्जैक्ट रोल है, ये हमें पता नहीं चला था कि वो सही में ही इन लोगों के वंशज थे या फिर ऐसे ही नाम के लिए आगे बढ़ गए थे। तो कुछ कुछ राजाओं पे मैं बातें करूंगा, वो कुछ इसी हिसाब के हुआ करते थे। और उसी के बाद अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो ज़रा इसको अगर आप लोग समझ पाए हो तो ठीक है, वरना मैं एक और बार बताता हूँ कि मुगल शासक दो महान वंश के वंशज हुआ करते थे, यानी दो महान शासक, यानी दो अलग अलग रीजन के, ये एक कह सकते हैं कि जो मिक्स होते हैं वो हुआ करते थे। उनकी माता की ओर से वो चाइना, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर से वो आया करते थे और उसी के बाद मंगोल के शासक चंगेज़ खान के वंशज हुआ करते थे। पिता की ओर से अगर बातें करी जाए तो ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासन तैमूर के ये वंशज हुआ करते थे या फिर तैमूर के ये उत्तराधिकारी हुआ करते थे। इसी के बाद अगर देखने की मैं कोशिश करता हूं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मुगल प्रशासन में जागीरदार की क्या भूमिका थी। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मत पढ़िए, अभी मत पढ़िए, आंसर मत पढ़िए, बस आप ये दिखाइए, ये एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर ज़मींदार पूछा गया है कि ज़मींदार कौन हुआ करते थे या फिर द रोल ऑफ ज़मींदार, तो पहले तो ये आप एक आइडिया लगाइए कि ज़मींदार जो हुआ करते थे या फिर जागीरदार जो हुआ करते थे वो आपके ज़मीन से रिलेटेड थे। और अब जो ज़मीन से रिलेशन रखने के बाद वो क्या करेंगे, खेती वगैरह तो करेंगे नहीं, तो जितने भी वहाँ से टैक्स वगैरह उठा करके वो लाते थे वो अपने ऊपर जो राजा या फिर शासक हुआ करते थे उन्हें दिया करते थे। इतना आप सभी को क्वेश्चन आने के पहले ही पता हो गई। चीज़ें को तोड़ मरोड़ के पढ़ना सीखिए। रटा रटाया जो आपका एक नॉलेज है वो आपका कभी काम नहीं आता है। चीज़ें समझ समझ के पढ़ते जाइए। इवन अगर हिस्ट्री की मैं पर्सनली बातें करूं तो हिस्ट्री मैंने आज तक कभी रटा नहीं है, क्योंकि रटने से चीज़ें खराब ही हो जाती हैं। एक ही चीज़ मुझे याद है 1947 15 अगस्त, इसके अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं मैं खुद ब खुद रिलेशन लगा करके टॉपिक से टॉपिक तोड़ करके, और आप कहने का मतलब ये है अगर सवाल अगर उभर करके आया है तो मैं उसे अटेम्प्ट कैसे करता हूँ, तो उसका अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका मैं आप सभी को शेयर करूँगा, आगे की क्लासेस में ज़रूर करूँगा। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि अगर मेरे से पूछ दिया गया कि 1920 में क्या हुआ था, तो मैं सीधा 19 से 20 को सीधा रिलेट करूँगा 1919 का जलियांवाला बाग से। उसके बाद जो चीज़ें निकल करके आई हैं हल्की आगे जाते जाते के साथ 19-20 का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे चीज़ें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाती हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई थी। तो यही मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगा या फिर आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, हिस्ट्री को एक साइंस की तरह पढ़िए। ये कहने में या फिर सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो सच है वो यही है कि जैसे कि अगर साइंस को किस प्रकार हम दिमाग लगा के पढ़ते हैं कि चीज़ें ऐसे होंगी तो वैसे होंगी, ग्रेविटी होगा, न्यूटन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, हिस्ट्री में भी कुछ इसी प्रकार चीज़ें आती हैं। हमारे सामने IVC था, हमारे सामने दिल्ली सल्तनत था, हमारे सामने मुग़ल का टाइम फ्रेम था। तो सिर्फ मुग़ल नाम लेते के साथ ही आप सभी को जितने राजा थे, जितने डेट्स थे, इतनी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और इतनी सारी यादें कब होंगी, जब आप उस चीज़ को रटिएगा नहीं, जब आप उस चीज़ को समझने में टाइम लगाइएगा। जितना ज़्यादा आप उसको रिवाइज करिएगा चीज़ें उतनी ज़्यादा आप सभी के दिमाग में आती जाएंगी। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मुग़ल प्रशासन में जमींदार की मुख्य जमींदारी किसानों से कर वसूल करना और उसी केंद्र सरकार के राजस्व विभाग को जमा कराना था। इसलिए जागीरदार बिचौलिए हुआ करते थे, चाहे वो गांव के स्थानीय मुखिया हों या शक्तिशाली सरदार हुआ करते थे।
मैंने पहले ही बताया था, अगर ज़मीन से अगर रिलेशन रख रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि किसान ही होंगे, क्योंकि किसान की अगर बातें करी जाए तो मैं उस अगर किसान पूछता है कि ज़रा बताइए किसान का क्या रोल हुआ करता था, तो सीधा आप दिमाग लगाइए सिग्निफिकेंस पे। चीज़ें देखिए स्टार्टिंग किस तरह से हो रही हैं। मैंने अगर आप सभी से पूछा कि ज़रा बताइए उस टाइम में किसान का क्या रोल हुआ करता था, तो अब आप सोचेंगे सर किसान का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, तो हम इसका जवाब कैसे दे पाएँ। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप मेरे से पढ़ करके जा रहे हैं तो चीज़ें कुछ इस प्रकार लेकर के जाइए। किसान को सीधा आप जोड़ दीजिए मेरे सिग्निफिकेंस से, सिग्निफिकेंस में आने के बाद जोड़ दीजिए आप सोसाइटी में। अब ज़रा ध्यान दीजिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ। सपोज करिए किसी ने मेरे से पूछा कि सर किसान का यहाँ पर क्या रोल है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। टॉपिक हमारे सामने उभर करके ये आ गया। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक से टॉपिक निकालना मेरा काम है। T1, T2, T3 हमेशा मैं बताते आ रहा हूँ, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा सिग्निफिकेंस पे। सिग्निफिकेंस के आने के बाद मैं इसकी बातें करूँगा सोसाइटी पे। ज़रा देखिए चीज़ें किस प्रकार चल रही हैं। किसान के बारे में सिंपली पूछ दिया जाए तो आप सिर्फ यही कहेंगे, हाँ ये खेतों में काम करते थे, जो कर है या फिर टैक्स है वो जो जागीरदार है ज़मींदार को दिया करते थे। बट आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं साहब, कुछ तो अपना लेवल देखिए। तो चीज़ें किस प्रकार, अगर ये आंसर आप मुझे बताइएगा, ये आंसर अगर लिख करके आते हैं ये सही होगा या फिर चीज़ें इस हिसाब से सही होंगी। तो टॉपिक से हमने टॉपिक निकाला, सोसाइटी की बातें करी, और अब ज़रा ध्यान दीजिए मैंने हमेशा आप सभी को एक ही चीज़ बताई थी कि सोसाइटी में मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन की बातें करूँगा और उसी के साथ वुमेन की कंडीशन पे बातें करूँगा। अब यहां से निकल करके ये आता है टॉपिक 4 में। अब हम बातें कर सकते हैं कि जो सोसाइटी में डिवीज़न हुआ था, जो सोसाइटी में ऑक्यूपेशन को लेकर के जो सारी चीज़ें डिवाइड हुई थी, उस प्रकार जो भी इंसान, जो व्यक्ति हैं किसानों पे, यानी कि सपोज करिए फार्म पे या फिर आपके जो फसलों पे काम किया करते थे, उनको किसान कहते थे। उसके बाद ज़रा ध्यान दीजिएगा उनकी कंडीशन क्या हुआ करती थी समाज में। उसी के बाद उसका जो सिग्निफिकेंस है, सोसाइटी को किस प्रकार उन्होंने आगे लेकर जाने की शुरुआत करी थी। इसी के बाद ओरिजिनली जो हमारा किसान शब्द है वो उभर करके आया है। तो आई थिंक ये जो आंसर है आप खुद अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप किसी 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे कि बताइए फार्मर कौन हुआ करते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही बताएंगे कि हाँ जो खेतों में काम करते थे। उन्हें खैर टैक्स वगैरह के बारे में नहीं पता होगा कि चीज़ें किस हिसाब से चली थी। लेकिन आप लोग तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर किसान है और उसका आंसर लिखना है तो अब मुझे ये बताइएगा कि ऑप्शन ए अच्छा है या फिर ऑप्शन बी अच्छा है। और लोग गलतियां क्या करते हैं, लोग ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, यूपीएससी में अटेम्प्ट करके आते हैं और फिर बाद में यही कहते हैं कि मेरा जो आंसर है वो काट दिया गया होगा, मेरे आंसर को काट करके पूरा 0 नंबर बिठा दिया गया होगा, और फिर लास्ट में कहते हैं मेरा नाम मेरिट में नहीं आया। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यही गलतियां हैं, यही लोग गलतियां करते हैं। और इसका जो नतीजा है, इसी आंसर के अगर बैकग्राउंड में मैं जाने की कोशिश करूं तो लोगों का जो एक मेंटालिटी है, लोगों के तैयारी के दौरान जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें इस प्रकार आती हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ किसान को ही लेकर के इतना अच्छा आंसर आप लोग लिख रहे हैं कुछ इस फॉर्म में, और वही आंसर आप लिख रहे हैं कुछ इस फॉर्म में, तो कौन सा आंसर बेस्ट होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, ए और बी। तो अब ज़रा देखिए चीज़ें मैं किस हिसाब से लेकर के जाता हूँ। और इवन अभी तो ये एग्जाम्पल है, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगर एक एक टॉपिक मैं कुछ इस हिसाब से बताऊंगा, एक एक टॉपिक कुछ इस तरह से आप सभी के सामने आएंगी कि हर एक टॉपिक को मैं बिना बताए आप सब खुद ब खुद तोड़ने लग जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, और ना केवल सिलेक्शन हो रहा है, वो उनका नाम मेरिट में आ रहा है।
तो गलतियां देखिए लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों पे मैं बात करता, लेकिन अगर टॉपिक अगर अभी उभर करके आ रहा है और टॉपिक को मैं बाद में समझाऊं तो वो मेरा काम नहीं है। अगर कहीं ना कहीं से यही की यही आई थी चीज़ें, डाउट मुझे लगा था कि ये उभर करके आएंगी कि सर किस तरह से हम टॉपिक को तोड़ेंगे, किस तरह से हम चीज़ों को बैकग्राउंड में लेकर के जाएंगे। इसी में सेम आप देख सकते हैं कि हमेशा पूछा जाता है यूपीएससी में, वुमेन की कंडीशन बताइए, या फिर बुद्धा जैन वगैरह इन सारी चीज़ों को लेकर के बातें करिए। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन में एकमात्र सॉल्यूशन दे रहा हूं, उसको सीधा जोड़िए सिग्निफिकेंस से। और सिग्निफिकेंस का रोल मैं हमेशा हर क्लासेस में बताते आ रहा हूँ, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंस ही अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएंगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की जो तैयारी में मेरा जो रोल है वो काफ़ी बड़ा है, और मेरे बताने के बाद भी अगर आप नेगेटिव चीज़ों को ले करके जा रहे हैं तो फिर इसमें मेरा कोई लॉस जाएगा नहीं। क्योंकि अगर हो सकता हो कि लोग अगर यहाँ पर मुझे बैठ करके सुन रहे हैं, चीज़ों को किस प्रकार आगे ले करके जा रहे हैं, उन्हीं लोगों में से आप खुद को देखिए कि अगर वो लोग अगर चीज़ों को इस प्रकार कर रहे हैं और मेरे ही द्वारा बताई गई चीज़ों पे वो फॉलो कर रहे हैं तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और लास्ट में यही आपके सामने उभर करके आया था या फिर आएगा कि सर आंसर तो हमने पूरा लिखा था, इस प्रकार चीज़ों को आगे बढ़ाया था, लेकिन अब ज़रा ध्यान दीजिए, आप खुद बताइए इन दोनों में से कौन सा आंसर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। चीज़ों को कुछ इसी प्रकार तोड़िए, इसी प्रकार आप टॉपिक से टॉपिक निकालिए। साइंस में ज़रा ध्यान से मतलब साइंस की तरह हिस्ट्री को लेकर के जाइए, क्योंकि हिस्ट्री का जो सिग्निफिकेंस है ना वो हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी बड़ा है। इसी वजह से मैं हिस्ट्री पे इतना फोकस रहता हूँ और हिस्ट्री को सारी चीज़ें में जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए ये सारी चीज़ें और भी बातें करेंगे, चीज़ें किस प्रकार चली थी। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मुगलों के लिए सिर्फ तुरानी और ईरानी ही नहीं बल्कि विविध पृष्ठभूमियों से मनसबदार की भर्ती कराने या फिर करना क्यों महत्वपूर्ण था? तो मुगलों के लिए विभिन्न पृष्ठभूमियों से मनसबदार की भर्ती कराना महत्वपूर्ण था, इम्पॉर्टेंट था, ना केवल तुरानी और ईरानी के लिए, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों को शामिल करने के लिए किया गया था। शायद इसी का ही अगर एग्जाम्पल देखें तो ये जो क्वेश्चन है हमें ये कहता है कि अगर मुगल, ईरानी या फिर तुर्किश लोगों पर अगर ज़्यादा फोकस करता तो ज़रा ध्यान लगाइए वो इंडिया में चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाता। तो यही सारी चीज़ें ध्यान लगाइए। अगर वो लोग बाहर से किसी लोगों को लेकर के आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के हम इंडियन लोग उन्हें फॉलो करेंगे, तो उन्होंने इसी का यूज़ करा अपने मनसबदारी में। जो इंडिया के जो लोग हुआ करते थे उनको धीरे धीरे करके जोड़ने की कोशिश करी थी। तो ये महत्वपूर्ण एक स्टेप कह सकते हैं या फिर महत्वपूर्ण एक आप इनिशिएटिव कह सकते हैं कि अगर यहीं के लोग अगर यहाँ पे ही चीज़ों का जो प्रचार है वो अच्छे से करेंगे तो चीज़ें देखिएगा, सोचिएगा किस हिसाब से काफ़ी अच्छी चलती आ रही हैं। इसी के बाद मैं मैच द फॉलोइंग की बातें करता हूं और बुक में आपका ये दे रखा है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आंसर भी मैंने साथ लिख दिया है और वो इसलिए लिखा है क्योंकि कमेंट आते हैं कि सर मैंने एनसीईआरटी तो करी ही नहीं है, अगर करी ही नहीं है तो फिर मुझे इसमें दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें आएंगी तो इसको सॉल्व कौन करेगा, तो मैं ही करूँगा ना। तो इसलिए मैंने चीज़ों को यहीं पर ही डालने की कोशिश करी है। तो मनसब मारवाड़ यानी मनसब मारवाड़ी, मंगोल गवर्नर, सिसोदिया राजपूत, उज़्बेक, राठौड़ राजपूत, मेवाड़, नूरजहां, रैंक, सूबेदार, जहांगीर, ये सब उल्टा पुल्टा है, सब उलझा हुआ है। मैच द फॉलोइंग के लिए मैंने हमेशा आपसे एक ही चीज़ कही थी, चीज़ों को बस अगर यहाँ सपोज करिए आपके पास 6 ऑप्शन दे रखे हैं तो कोशिश करिए 2 से 3 आपको कंफर्म पता हो, और ये तो 6th क्लास का है या 7th क्लास का है तो चीज़ें इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा पता ही होंगी। अब ज़रा दिमाग लगाते हैं। हमें पता है, मैंने इवन मनसब की अभी कितनी ही बार जिक्र करी है, उनके भर्ती को लेकर के, उनके कामों को लेकर के, तो ये ज़रूर एक रैंक होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मनसब एक रैंक होगा। इसी के बाद देखिए, ज़रा ध्यान लगाइए, हमें क्या पता है कि जो हमारा सूबेदार हुआ करता था वो हमारा गवर्नर हुआ करता था। 2 आंसर हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, ज़रा दिमाग लगाइए। कहते ये हैं कि जो मंगोल हुआ करते थे
वो उज़्बेक से आए थे और उज़्बेक आप लोगों को पता है कहाँ पर है, तो चीज़ें 3 अब पता लग गई। और नूर जहाँ का सीधा जो कांटेक्ट है वो जहांगीर से हुआ करता था, तो जहांगीर इसका आंसर उभर करके आएगा। तो अब ज़रा ध्यान लगाइए, राठौड़ की बात जब भी हुई है, राठौड़ वंश की बात जब भी हुई है, तो वो आपका हमेशा मारवाड़ में हुआ है, और सिसोदिया की बातें की गई हैं तो वो मेवाड़ में हुआ है। तो ज़रा ध्यान लगाइएगा चीज़ें किस हिसाब से काफ़ी धीरे ही चल रही हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे से आप सभी के मन में या फिर आप सभी को समझ आ रही हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करवाया है, और जब मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा, जब किसी भी चीज़ को आगे लेकर के जाऊँगा, एक टॉपिक को बिना बताए आप सभी को बताऊँगा, और आप लोगों की ही तरफ से आंसर आएगा कि सर अब इसका आंसर ये होगा, अब उसका आंसर वो होगा। इसी के बाद मैं आप सभी को बातें करूं, एक कन्फ्यूज़न हमेशा आप लोगों के मन में अभी भी है, और ये ना जाने क्यों है। हो सकता हो नेगेटिव लोग, होना ही है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच स्टार्ट होने वाला है 23 नवंबर से, और 23 नवंबर से स्टार्ट होगा तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी से स्टार्ट हो चुका है, और इवन लिमिटेड सीट ही बचे हुए हैं। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको इशू हो, इस नंबर पे कॉल करिएगा, और ये नंबर भी क्लियर होगा, और हमारे ओजांग सर ही चीज़ों को शुरुआत कराएंगे, और आपको पता ही है किस हिसाब से चीज़ें बेस्ट जाएंगी। अगले की अगर मैं बातें करूं तो कॉन्सेप्टर ईएमआई बैच है हमारा, इसका भी जो एडमिशन है वो स्टार्ट है, और इसमें ये कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को लंबा चलना है ना, अगर इस खेल में, क्योंकि ये जो खेल है ये छोटे टाइम का नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आप 6 महीने में 2 महीने में तैयारी स्टार्ट करेंगे और एट द एंड आपका रिजल्ट आएगा वो क्वालिफाई होंगे या फिर मेरिट में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी टाइम लगता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि टाइम बहुत ज़्यादा भी लगता है, एक लिमिटेड टाइम लगता है, लेकिन उसी लिमिटेड टाइम में अगर आप लोगों ने अपना 100% एफर्ट डाला है तो चीज़ें आप लोगों के ही फेवर में आएंगी। और उसके लिए हमेशा एक गाइड चाहिए होता है, और वो उस गाइड का काम होता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन देना। क्योंकि किताबें आप सभी को पता ही है, हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, वर्ल्ड के लिए नॉर्मन लोवे, फिर उसके बाद और जितनी भी किताबें हैं लक्ष्मीकांत वगैरह, या फिर और भी आर्ट एंड कल्चर की किताबें हैं, तो वो किताबें सबको पता है, लेकिन उन किताबों को पढ़ें कैसे, चीज़ों को किस प्रकार आगे लेकर के जाए। क्योंकि इसका एक अभी आपको छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है, ज़रा दिमाग लगाइए, ध्यान लगाइए, ये किस किताब में होगा, ये किस किताब में होगा जो कि सिग्निफिकेंस पे बातें करके टॉपिक से टॉपिक तोड़ेगा, और किस हिसाब से हिस्ट्री को एज अ साइंस के फॉर्म में लेकर के जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में रटने की ज़रूरत है, तो वो लोग बेवकूफ़ हैं, उन्हें नहीं पता है चीज़ें किस हिसाब से आगे लेकर के जाना है। चीज़ों को रिलेट करिए, एक रिलेशन के फॉर्म में चीज़ों को आगे लेकर के जाइए। और ये अगर मैं बातें करूं तो ये अभी किसी किताब में नहीं होगा, लेकिन आने वाले जो किताब होंगे वो मैं ही लिखूंगा, और मेरी ही किताब में सारी चीज़ें होंगी। तो खैर ये सारी चीज़ों को छोड़ करके मैं इन पे बातें कर रहा था। और अब अगर आप लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी आया है, चीज़ों को किस हिसाब से ज्वाइन करना है, चीज़ों को किस हिसाब से आगे लेकर के जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी के सामने कोई सा भी होगा। क्योंकि हमारा मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल प्लेटफॉर्म का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि किस हिसाब से चीज़ों को अलग अलग जगह शेयर करेंगे, वहाँ से व्यूज़, वहाँ से कमेंट, ये वो ऐसे वैसे, कोई हमारा काम इस प्रकार का है नहीं। हम एक ही चीज़ों को रखते हैं, वन प्लेटफॉर्म में विश्वास रखते हैं, और वही जो वन प्लेटफॉर्म उभर करके आता है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है, काफ़ी अच्छे नतीजे देता है, और वही जो रिजल्ट्स हैं, वही जो नतीजे हैं आप लोगों के सामने पिछले साल के ही जितने टॉपर्स हैं आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज का शुभ विचार कुछ इस प्रकार का है, जरा ध्यान से देखिएगा। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, सेड बाय स्वामी विवेकानंद। उठो, लड़ो, दौड़ो, जो करना है करो, रुको मत, बस आगे बढ़ते चलो जब तक आपका गोल आपके सामने ना आ जाए। और हमेशा गोल के बारे में सोचते रहिएगा ना, तो चीज़ें भी क्लियर नहीं होती जाएंगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों के सामने एक गोल आप सभी को दिख रहा है कि हमें एक दिन यहाँ का डीएम बनना है, तो इसी डीएम के पीछे हमेशा भागते रहिएगा, तो चीज़ें आप लोगों के नसीब में कभी नहीं आएंगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों पे। पढ़ाई के साथ साथ और भी जितने डाउट्स वगैरह हैं, इन्हें मैं सॉल्व करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि पढ़ाई के बिना
पढ़ाई के बिना भी सारी चीज़ों को आगे लेकर के जाया जा सकता है। उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो 10 से 15% पड़ता है, लेकिन ज़रूरी वो भी है, क्योंकि कल हो के जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। उसमें आपकी कोई हिस्ट्री, कोई पॉलिटी कुछ काम नहीं आएगा। उसमें जो सारी चीज़ें काम आएंगी सिर्फ आपका कैरेक्टर काम आएगा, किस हिसाब से आपने पढ़ाई के टाइम को मैनेज किया था, किस हिसाब से आप सिलेक्शन लेकर के लबासना गए थे, किस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग हुई थी और किस हिसाब से आपकी पोस्टिंग वगैरह हुई थी। तो रुकिए मत, उठते जाइए, लड़ते जाइए, जो करना है करते जाइए। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम रुके ना, चीज़ों को बस आराम से लेकर के जाएं, और कभी नहीं रुकना है कि जब तक हमारा गोल हमें मिल ना जाए। सेड बाय स्वामी विवेकानंद। तो आई होप इसी के साथ ही क्लास को मैं एंड करता हूँ। चीज़ें बहुत ही अच्छी चली, कहीं ना कहीं मज़ा आ गया, और दिल से शुक्रिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब लोग इस हैशटैग का यूज़ करते हैं मुझे डिनोट करने के लिए। मेरे फ़ैन पेजेस का शुक्रिया। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि एक टीचर के लिए ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। तो खैर इसी के साथ ही चीज़ों को बहुत आराम से लेकर के जाइएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब सूरज हो साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट होगा उसको लिख दीजिए। ये मत समझिए कि चीज़ें ऊपर हैं, नीचे हैं, इधर हैं, उधर हैं। कोई सा भी दिक्कत, कोई सी भी बात आप लोगों को परेशान कर रही होंगी, कमेंट में सीधा लिखिए किस प्रकार उसे सॉल्व करना है। मैं क्लास में एक्स्ट्रा टाइम ले करके आप सभी को वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, अब ज़रा दिमाग लगाइएगा, किस प्रकार जो आपकी कहानी है, किस प्रकार आपकी जो एक हिस्ट्री है, लबासना तक की हिस्ट्री है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और उसको और पॉलिश करने के लिए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। उसको छोड़िएगा नहीं, चीज़ों को बहुत आराम से लेकर के जाइएगा। कोई भी दिक्कत आए सीधा कॉल करिए, पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं कल होकर के या फिर जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी मैं उस पर सारी चीज़ें डिस्कस करता जाऊंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।